बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 7.4 पे है एंड दिस एक्सरसाइज इज़ अबाउट द डिस्कशन एंड स्केचिंग ऑफ द कर्व। आपने ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की इक्वेशन रखी है। ये एक कर्व की इक्वेशन है और दिस इक्वेशन इज 3ay² इज इक्वल्स टू x स्क्वायर टाइम्स x माइनस a। इस इक्वेशन को अगर आप और से देखें, एक्चुअली में जो आपसे यहाँ डिमांड किया जा रहा है वो ये है, यू हैव टू स्केच द कर्व। आपने कर्व स्केचिंग करनी है और साथ में डिस्कस करना है। और आप इससे पहले जानते हैं कि हम किसी भी कर्व को स्केच करने से पहले उसको डिस्कस लाजमी करते हैं, बिकॉज उसके वेयर अबाउट्स हमें पता होने चाहिए कि उस वेयर अबाउट्स में इससे पहले, चूँकि मैं आपको एक्सरसाइज 6.5 करवा चुकी हूँ, चैप्टर नंबर 6 ऑफ द सेम बुक कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री, उसमें हमने स्केचिंग की थी और स्केचिंग में हमने देखा था कि किस तरह से किसी कर्व के वेयर अबाउट्स पहले देखे जाते हैं और उसके बाद फिर उसको स्केच किया जाता है। अब वेयर अबाउट्स में कौन कौन सी वेयर अबाउट्स चेक किए जाते हैं और कौन कौन सी चेक्स लगाए जाते हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस इससे पहले की गई एक्सरसाइज नंबर 6.5 और इस एक्सरसाइज 7.4 में है वो ये है कि द एक्सरसाइज 6.5 वाज फॉर द स्केचिंग ऑफ कर्व एंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व वाज गिवन इन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट नाउ हियर द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। The main difference is this. अब आपको जो इक्वेशन दी जाएगी वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगी, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहते हुए और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं। हमें द मेन थीम ऑफ द क्वेश्चन, जो मेन स्केचिंग तो बहुत बाद में आती है, उससे पहले जो डिस्कशन ऑफ द कर्व होती है इक्वेशन को देख के, वो मेन काम होता है। तो आपने जो डिस्कशन करनी है उसी के ऊपर आपकी स्केचिंग बेस करती है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि हमने पोलर में जो डिस्कशन की थी क्या सेम वही डिस्कशन यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी है। तो बहुत सी चीज़ें मैच करती हैं हमारी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो स्केचिंग है वो बहुत से पॉइंट्स मैच करते हैं। यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा जब आप स्केच करेंगे। तो जी, तो बिल्कुल पहला पॉइंट जो हमारे पास स्केचिंग के हवाले से आता है इस इक्वेशन में वो मैं आपके सामने रखती हूँ। दैट इज द सिमेट्री। उस चेक का नाम है, पहला जिस चेक से हमें अपने क्वेश्चन को पास करना है वो है जी सिमेट्री ऑफ द कर्व यू हैव टू चेक। एंड इफ यू रिमेंबर आपको कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी जब आपने स्केचिंग को से पहले आपने डिस्कशन ऑफ द कर्व की थी इक्वेशन को देखते हुए, उसमें हम सिमेट्री लाजमी चेक करते हैं। अब सिमेट्री, अब आपको पता है कि कितनी टाइप्स की सिमेट्री होती है, यहाँ मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इक्वेशन को रीराइट कर दूँ यहाँ पे 3ay² इज इक्वल्स टू x² टाइम्स x माइनस a। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें सिमेट्रीज जो है मैं ये लिस्ट आपके सामने रख रही हूँ कि ये लिस्ट कितनी तरह की सिमेट्रीज हैं जो आपने चेक करनी है। यहाँ पे 5 तरह की सिमेट्रीज आपको दी जाएंगी चेक करने के लिए। ये देखें जी, ये मैं इरेज कर दूं। 5 तरह की सिमेट्रीज हैं जो आपको दी जाएंगी और आपने उन सिमेट्रीज को चेक करना होगा। ये 5 सिमेट्रीज हैं। द फर्स्ट वन सिमेट्री इज अ सिमेट्री यू हैव टू चेक दिस whether your curve is symmetry about the y-axis. Second one, whether your curve is symmetry about the x-axis. Third one, about the region. Fourth one, you have to check about y is equals to x. Now what is this y is equals to x? हमें y axis का पता है। एक्चुअली में y axis is a vertical line. हमें x axis का पता है। x axis is basically a horizontal line. हमें origin का पता है। origin is basically ये सबको पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जिसमें आपके 2 लाइंस जस्ट लाइक वाई एक्सिस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां मीट करते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन। एंड fourth one, the point is you have to check the symmetriness of your curve about the line y is equals to x. Basically y is equals to x is a equation of the line. ये एक लाइन की इक्वेशन है। You must understand that y is equals to x is a line. जब आप इसको स्केच करते हैं तो आपके पास एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन हमेशा लाइन की इक्वेशन होती है, बट व्हाट काइंड ऑफ लाइन, ये किस तरह की है अगर इसे स्केच किया जाए तो दिस इज द लाइन विच पासिस फ्रॉम द ओरिजिन एंड ऑल्सो इट बाइसेक्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड quadrant, and this is the fourth quadrant. This is the line which is passing from the origin and also simultaneously it bisects the first quadrant
एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये कैसी लाइन होती है, अगर आप इसे देखें तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये एक ऐसी लाइन है जो कि 45 डिग्री के एंगल से होती है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में से भी गुजरती है और थर्ड क्वाड्रेंट में से भी गुजरती है। तो इस हवाले से, इस हिसाब से ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती हुई गुजरती है। दिस इज द लाइन। ये आपको होप्स हो कि जिन स्टूडेंट्स को स्केचिंग आती है उनको ये पता हो। नाउ फिफ्थ one point is you have to check the symmetriness of your curve about the line y is equals to minus x। अब ये एक इक्वेशन भी आपको लीनियर इक्वेशन नजर आ रही है, तो यहाँ से देख के भी आपको अंदाजा हो गया होगा ये भी एक लाइन ही की इक्वेशन है। और ये लाइन कैसी है, ये लाइन इस लाइन के बिल्कुल ऑपोजिट लाइन होती है। अगर आप इसको स्केच करें तो इसमें आपको पता चल रहा है, देखिए इस लाइन की इक्वेशन, इस इक्वेशन को देख के आपको पता चल रहा है y और x की वैल्यू भी सेम है और सिंबल्स भी सेम है। बट इसको देख के आपको पता चल रहा है y इज इक्वल टू x, यानी कि वैल्यू वाइज तो y और x आपस में बराबर हैं बट सिंबल वाइज डिफरेंट है। तो ये देखिए इसमें, जबकि इसमें था कि y और x आपस में बराबर हैं। y और x आपस में बराबर किन किन क्वाड्रेंट्स में होते हैं आपको पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में x और y साइमल्टेनियसली सिंबल वाइज भी सेम होते हैं। तो आपको ये लाइन आपके बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं क्वाड्रेंट में से पास कर रही है जिन क्वाड्रेंट्स में y और x बिल्कुल सेम वैल्यूज दे सकते हैं, सिंबल वाइज भी और क्वांटिटी तो खैर आपको वैसे ही पता चल रहा है। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये आपको यहाँ से इंडिकेशन दे रही है कि आपकी ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन उन क्वाड्रेंट्स में से पास करेगी जहाँ पे y और x साइमल्टेनियसली सेम सिंबल्स के नहीं हो सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका y जो है पॉजिटिव होता है जबकि x नेगेटिव होता है, और इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका y नेगेटिव होता है और x आपका पॉजिटिव होता है। दैट्स वाई ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में से एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में से पास करती है, यानी कि बाइसेक्ट करती हुई गुजरती है, एंड आल्सो पासेस फ्रॉम द ओरिजिन आल्सो सेटिस्फाइज द इक्वेशन, दिस इक्वेशन। एंड इसका अगर आप एंगल चेक करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अगर आप नेगेटिव एंगल चेक करें तो ये इसका यहाँ से अगर आप इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस से चले तो ये -45 का होगा। अदरवाइज इसका एंगल जो है वो 90 + 45 जो है 90 + 45 आपके पास बनता है 135। ये 135 डिग्री के एंगल से अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज एंगल चेक करें तो पॉजिटिव डायरेक्शन की जो एंगल है 135 डिग्री की ये एक लाइन होती है जो कि सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में से गुजरती है। तो होप्स हो कि आपको यहाँ पे भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ मैं थोड़ी सी और डिस्कशन कर दूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिमेट्रीनेस ऑफ एनी कर्व अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। देखिए जब हम ये कहते हैं कि हमारा कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो उसका क्या मतलब होता है। देखिए y एक्सिस इज अ लाइन, इज अ वर्टिकल लाइन, और आपको ये कहना कि हमारे इस लाइन के अबाउट हमारा कोई भी कर्व सिमेट्री है, इसका मतलब ये होता है कि ये लाइन इज अ सेंटर ऑफ योर कर्व। आपकी कर्व की शेप जो भी है, आपकी ये लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये आपके कर्व का सेंटर है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक आपका एक कर्व बन रहा है, ये मैं आपको बना के दे रही हूँ हाइपरबोला। अब हाइपरबोला, ये इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये वाई एक्सिस की जो लाइन है ये इस हाइपरबोला का सेंटर है। तो वाई एक्सिस के राइट साइड पे जिस तरह से कर्व स्केच हुआ हुआ है बिल्कुल वैसा ही स्केच हुआ हुआ है वाई एक्सिस के लेफ्ट पे, यानी कि बोथ साइड्स ऑफ द वाई एक्सिस हैव द सेम शेप ऑफ द कर्व। तो फिर इस तरह वाई एक्सिस जो है हम ये कहेंगे कि ये सेंटर ऑफ द कर्व है, या आपकी जो भी कर्व आप स्केच कर रहे हो वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। इसी तरह से एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होने का भी सेम यही मतलब है कि एक्स एक्सिस इज द सेंटर ऑफ कर्व। जस्ट लाइक अगर मैं आपका हाइपरबोला इस तरह से स्केच कर दूं ये शेप में, तो इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अबव और एक्स एक्सिस के बिलो, दोनों एक्स एक्सिस के दोनों साइड्स पे आपका कर्व जो है वो सेम शेप का है, यानी कि एक्स एक्सिस इज द सेंटर ऑफ द कर्व, या आप कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अबाउट आपका कर्व जो है सिमेट्री है। दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रीनेस अबाउट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। नाउ द थर्ड वन, आपको ये भी मैं बताऊं कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रीनेस होना क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक जस्ट लाइक ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एंड ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होने का मतलब ये है कि नाउ ओरिजिन इज द सेंटर ऑफ द कर्व। आपका जो भी कर्व स्केच हो रहा है उसका सेंटर जो है उस फिगर का आपका ओरिजिन। जस्ट लाइक आपका एक कर्व है जो कि इस शेप में है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट एंड दिस, ठीक है। तो ये एक ऐसा कर्व है जो कि अगर आप ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओरिजिन के दोनों तरफ जो है वो सेम है,
ठीक है। तो सेम शेप में है, ओरिजिन इज लुकिंग लाइक द सेंटर ऑफ दिस कर्व, तो दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रीनेस अबाउट द ओरिजिन। अच्छा जी, तो इसको प्रैक्टिकली भी तरफ देख लेते हैं। अब ये सारी डिस्कशन तो मैंने आपको कर दी है। एक्चुअली में वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होने का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होने का मतलब है वाई के राइट पे और वाई के लेफ्ट पे सेम शेप बन रही है। यानी कि आपने देखा, देखिए वाई के राइट पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और वाई के लेफ्ट पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है। नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कर्व की शेप सेम है। इट्स मीन कि इसकी जो चेकिंग करनी है आपने, ये मैं आपको बता दूं कि आपने चेकिंग करने के लिए प्रैक्टिकली जो रूल इस्तेमाल करना है वो रूल है क्या जी। वो रूल ये है कि आपने अपनी इक्वेशन, जो आपकी क्वेश्चन की इक्वेशन लिखी है ज़ाहिर है, आपने उसके थ्रू चेक करना है। और उसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने इसमें कुछ वर्किंग करनी है। वर्किंग ये है कि जहाँ जहाँ आपके पास कर्व इक्वेशन में x है उसको आपने रिप्लेस कर देना है माइनस एक्स से, ठीक है। x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना है, जैसे कि मैंने अभी आपको स्केच भी करके दिखाया कि y एक्सिस के लेफ्ट पे पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस है और राइट पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कर्व सेम तरीके से स्केच होता है। यानी कि माइनस एक्स एक्सिस पे भी वही बिहेवियर है और प्लस एक्स एक्सिस पे भी वही बिहेवियर है, यानी कि x और माइनस एक्स में कोई फर्क नहीं है। तो आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में कर्व की अगर आप x को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से और कोई फर्क ना पड़े, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। नाउ x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री का आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा। अब x एक्सिस के अबाउट जब हम सिमेट्री चेक करते हैं कि अगर आपका कर्व x एक्सिस के अबव और x एक्सिस के बिलो सेम है, तो आप जानते हैं कि x एक्सिस के अबव पॉजिटिव y एक्सिस होता है और x एक्सिस के बिलो नेगेटिव y एक्सिस होता है। यानी कि नेगेटिव y एक्सिस पे कर्व की शेप और पॉजिटिव y एक्सिस पे कर्व की शेप अगर सेम है तो y के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे सेम बिहेवियर है। इसका मतलब ये हुआ कि y को अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन में माइनस y के साथ रिप्लेस कर दें और कोई फर्क ना पड़े, तो मीन्स यू हैव द कर्व विच इज सिमेट्री अबाउट द y एक्सिस। नाउ अब ओरिजिन के अबाउट चेक करते हैं। ओरिजिन में क्या है, अब ओरिजिन में आपने दोनों, ये जो दोनों चेंजिंग आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए कर्व में की है, अगर ये साइमल्टेनियस इकट्ठे चेंजिंग करते हैं, यानी कि एक वक्त में एक चेंज किया, लेकिन अगर आप यहाँ पे x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और साइमल्टेनियसली y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दें और दोनों की रिप्लेसमेंट से कोई फर्क ना पड़े अगर आपके कर्व के ऊपर, तो फिर आप ये कहेंगे कि आपका कर्व जो है वो सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा, अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x, देखिए आपकी जो लाइन है, ये लाइन मैंने अभी आपको स्केच करके दी, y इज इक्वल टू x, ये लाइन है, ठीक है। इसके अबाउट सिमेट्री होने का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको ऐसे दूंगी कि जस्ट लाइक इसके अबव कर्व की शेप अगर ऐसे है तो इस लाइन के बिलो भी कर्व की शेप ऐसे हो, ठीक है। तो सेमनेस, दिस इज कॉल्ड द सिमेट्री अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। लेकिन आपने इसको चेक कैसे करना है जी, इस पे चेक लगाने के लिए आपने इसमें जो रिप्लेसमेंट करनी है वो जहां x है उसको आपने y से रिप्लेस कर देना है और जहां y है आपने उसको x से रिप्लेस कर देना है। जैसे कि y है उसको x से रिप्लेस कर देना है। जैसे कि ये लाइन आपको बताती है कि दो क्वाड्रेंट्स में से पास करती है और उन दोनों क्वाड्रेंट्स में y और x सिंबल वाइज सेम है और वैल्यू वाइज भी सेम है। तो अगर आप y को x से रिप्लेस कर दें और साइमल्टेनियसली x को y से रिप्लेस कर दें और कोई फ़र्क ना पड़े, तो जैसे कि ये क्वेश्चन लाइन बता रही है कि ये y और x साइमल्टेनियसली सेम है, तो इनके सेम होने की वजह से इनको चेंज कर दिया जाए तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और फिर इस केस में हम कहेंगे कि हमारी कर्व जो भी है वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है। अच्छा जी, लास्ट सिमेट्रीनेस हमारी आ गई, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इस लाइन के अबाउट। ये हमारी लाइन है बिल्कुल ऊपर वाली लाइन के ऑपोजिट। अगर इस लाइन के अबाउट आपका कर्व चाहता है कि वो सिमेट्री हो, तो जस्ट लाइक इसके अबव अगर ऐसी शेप है तो इसके बिलो भी ऐसी ही शेप होनी चाहिए। तो ये सिमेट्रीनेस हो गया। और सिमेट्री, इसकी चेकिंग, प्रैक्टिकल चेकिंग का क्या तरीका है? प्रैक्टिकल चेकिंग का तरीका ये है कि इसमें जैसे कि हमें नजर आ रहा है y और x दोनों सिंबल वाइज डिफरेंट हैं, वैल्यू वाइज सेम बट सिंबल वाइज डिफरेंट। तो आप x जहाँ भी है उसको माइनस वाई से रिप्लेस कर दें और साइमल्टेनियसली जहाँ y है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, तो आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। और आपको अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी इक्वेशन पे इस रिप्लेसमेंट से, तो फिर आपकी कर्व जो है, इक्वेशन से जो बनने वाला कर्व है, वो कर्व सिमेट्री अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा।
ये तो मैंने सारी अंडरस्टैंडिंग आपको दे दी, लेकिन आप प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि आया हमारा जो गिवन कर्व है, ये सिमेट्री का जो पहला चेक है, इसमें से कौन कौन से सब चेक्स, इसके 5 हैं, इनमें से कौन से चेक्स जो हैं ये क्वालिफाई कर पाता है। द वेरी फर्स्ट वन क्या है, आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। ओरिजिनल आपके पास इक्वेशन ये है, देखिए x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से आपके 3ay स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्रैकेट में फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। ये चेंज आ गया और इस चेंज को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, दैट्स वाई आपका इक्वेशन चेंज हो गई। और इक्वेशन के चेंज होने की वजह से हम कहेंगे क्योंकि इक्वेशन में इससे फ़र्क पड़ा है, दैट्स वाई आपका कर्व्स वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है। नाउ द सेकेंड अबाउट एक्स एक्सिस आपने चेक करना है, इसमें आपने y को -y से रिप्लेस कर देना है। देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी इक्वेशन वैसे ही रहती है क्योंकि ये वाई स्क्वायर के साथ है, ज़ाहिर है इवन पावर के साथ है, तो स्क्वायर जो है वो माइनस को ख़त्म कर देता है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये आपका कर्व सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है। उसके बाद थर्ड वन ओरिजिन के अबाउट चेक करने से, इसमें जो कि दोनों चेक्स लगाने हैं, इसमें से y के चेक्स की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन x के चेक की वजह से अगेन आपकी क्वेश्चन चेंज हो जाएगी, दैट्स वाई ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्री नहीं है। अबाउट द लाइन y इज इक्वल्स टू x, ये देखिए x को y से रिप्लेस करना और y को x से रिप्लेस करना, आपकी इक्वेशन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी और ये चेंज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यानी कि एलिमिनेट करने के काबिल नहीं होगा। यहाँ ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन को बिल्कुल ही बदल देगा, डोमिनेट कर देगा, मतलब उसकी शेप को। तो दैट्स वाई ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो गई है, इसलिए आपका कर्व सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस y इज इक्वल्स टू x है, तो हम कहेंगे नो। और इस लाइन के अबाउट भी आपने यहाँ पे भी जो चेंज है ये भी आपको पता है, x को y से रिप्लेस करने से ही चेंज आ रहा है, x को -y से रिप्लेस करेंगे तो भी एक ऐसा चेंज आएगा जो कि एलिमिनेटेबल नहीं होगा। सो आपकी कर्व सिर्फ और सिर्फ इसमें सिमेट्री निकलता है अबाउट एक्स एक्सिस। इन 5 यानी कि सिमेट्री की हेडिंग में आपको सब हेडिंग्स 5 हैं और उन 5 सिमेट्रीज में से सिर्फ एक सिमेट्री आपके पास आती है, आपका कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा, यानी कि एक्स एक्सिस के अबव जैसा बनेगा, जैसी शेप बनेगी वैसी एक्स एक्सिस के बिलो बनेगी। जी, सेकेंड नंबर पे हमारे पास जो चेक है वो हमारे पास इंटरसेप्ट्स का चेक है, और ये मैं आपको बता दूं कि हमने सिमेट्रीज तो चेक की थी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, लेकिन हमने इंटरसेप्ट्स कहीं भी चेक जस्ट लाइक कहीं भी चेक नहीं किए। इंटरसेप्ट्स का वहाँ टॉपिक था ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक जो टॉपिक हमारा यहाँ से मैच करता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की स्केचिंग में, वो सिमेट्रीज का है। उसके बाद वहाँ पे चूँकि शेप डिफरेंट होती है और काम हमारे डिफरेंट होते हैं, और वहाँ पे हमारा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस नहीं होता, वहाँ पे हमारा आर और थीटा में हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से चला जाता है। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इंटरसेप्ट्स भी चेक करने हैं, आपको चेक करना है कि आपका कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट करता है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि एक्स इंटरसेप्ट चेक करने का हमेशा क्या तरीका कार होता है, एक्स एक्सिस को, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि आपका कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ कट करता हुआ जा रहा है। जब आपका कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है तो देखें जिस पॉइंट पे कट करता है, एक्स एक्सिस के ऊपर पाया जाने वाला हर पॉइंट ऐसा है जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो एक्स इंटरसेप्ट चेक करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप अपनी इक्वेशन में जाएं और वहाँ वाई 0 पुट कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे वाई 0 होने से वो जस्टिफाई होते हैं। जस्ट मैं इक्वेशन ऑफ द कर्व यहाँ दोबारा लिख रही हूँ, रीराइट कर रही हूँ। अब इसमें जाएं और जाके इस इक्वेशन नंबर 1 में y को 0 पुट करने से आप देखें x की कौन कौन सी वैल्यू आती है। लेफ्ट साइड तो आपके पास वैसे ही 0 हो जाएगी, यहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर x माइनस a आएगा, यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू निकलेंगी वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू a निकलेगा। यहाँ से x 0 और x a, यानी कि x की इन दो वैल्यूज़ के ऊपर अगर x एक्सिस पे ये पॉइंट 0 है, ठीक है, और ये पॉइंट a है, तो एक आपका कर्व जो भी कर्व है वो इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता हुआ जाता है और दूसरा इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता हुआ जाता है। दिस इज द a,0 एंड दिस इज 0,0, क्योंकि y तो आपका 0 ही है, तो जो दो पॉइंट आपके एक्स इंटरसेप्ट्स बनते हैं वो 0,0 बनते हैं और a,0 बनते हैं। नाउ द y इंटरसेप्ट के लिए आपको डेफिनेटली y एक्सिस को कहाँ कट करता हुआ जाता है आपका कर्व, तो y एक्सिस को जब कोई कर्व कट करता है तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो आपने क्या करना है, आपने x को 0 पुट करना है अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में, वहाँ से देखना है y की क्या वैल्यूज आती हैं। जब x को 0 पुट करते हैं
तो यहाँ से आपके पास y भी 0 आता है। इसका मतलब है y एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे कट करता है आपका कर्व। तो फाइनली आपको जो इंटरसेप्ट्स मिलते हैं कर्व के वो सिर्फ एक ओरिजिन मिलता है और एक आपको a,0 ये वाला पॉइंट मिलता है। इसको आप O कहते हैं, इसको आप A कहते हैं। नाउ द थर्ड वन पॉइंट इज असिम्प्टोट्स। अभी आपको बेसिक डेफिनेशन बता दूं। अगर आपके पास ये एक पैराबोला है और तो इस पैराबोला के एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि इस पैराबोला के बिल्कुल करीब से बगैर इसको टच किए स्ट्रेट लाइन जो इसके पास से गुजरती है, दिस इज कॉल्ड द असिम्प्टोट। तो किसी भी कर्व के लिए एक स्ट्रेट लाइन जो उस कर्व के बहुत क्लोज होकर गुजरती है बट उस कर्व को कट नहीं करती, ना टच करती है, इस लाइन को हम असिम्प्टोट कहते हैं। और असिम्प्टोट की कैटेगरी में कितने तरह के असिम्प्टोट्स होते हैं, तो मैं आपको कहूँ यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ असिम्प्टोट्स होते हैं, 3 टाइप्स। ठीक है, उसमें पहली टाइप बेसिकली असिम्प्टोट एक लाइन है। तो ये लाइन कैसी कैसी हो सकती है? देखिए ये लाइन या तो वर्टिकल हो सकती है, या ये लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो सकती है, या ये किसी खास एंगल से चढ़ी हो सकती है। दैट इज कॉल्ड vertical asymptote, this is called the horizontal asymptote and this line is called the inclined asymptote because अगर आप इसे x axis पे चेक करें तो ये किसी खास एंगल से चढ़ी होती है या inclined होती है, that's why इसको हम inclined asymptote कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपका just like अगर आपका ये है ये हाइपरबोला है जो कि इस तरह से पास कर रहा है, तो y एक्सिस यहाँ पे असिम्प्टोट का काम कर रही है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपका हाइपरबोला ऐसे है, ठीक है, जो कि x एक्सिस को टच तो नहीं कर रहा, ना कट कर रहा, x एक्सिस इनके बिल्कुल पास से गुजरी है। तो ये जो असिम्प्टोट आपने बनाया है ये आपका हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट है, ये आपका वर्टिकल असिम्प्टोट है। और ये जो मैंने रफली स्केच किया था ये लाइन, इस वक्त ये लाइन जो है ये इंक्लाइंड असिम्प्टोट है जो किसी खास एंगल से चढ़ी हुई है, ना ये वर्टिकल है ना ये हॉरिजॉन्टल है। तो होप सो कि आपको यहाँ पे असिम्प्टोट का मेन जो थीम है वो समझ आ गया होगा। तो आपने यहाँ पे असिम्प्टोट भी निकाले हैं। असिम्प्टोट की देखिए स्केचिंग ऑफ द कर्व इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम असिम्प्टोट डजंट प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट चूंकि ये आपका उसमें शामिल है सिलेबस में और ये किसी हद तक आप करते हैं तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं आपको ये बता दूं, लेकिन इसकी कोई खास बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं होती है। देखिए असिम्प्टोट्स, अब चेकिंग का तरीका, बेसिकली प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि हमें चेक कैसे करना है असिम्प्टोट। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी क्योंकि 3 टाइप्स ऑफ असिम्प्टोट में से वर्टिकल असिम्प्टोट आप चेक कर लें और दूसरा आप हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट चेक कर लें। इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड असिम्प्टोट को मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट ये करूँगी कि आप इंक्लाइंड असिम्प्टोट पे स्केचिंग ऑफ द कर्व में काम ना कीजिएगा, क्योंकि इंक्लाइंड असिम्प्टोट का काम जो है इटसेल्फ एक 10 नंबर का क्वेश्चन है। उसके ऊपर अगर आप उसको फाइंड करने लगे, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि असिम्प्टोट का इतना कोई खास रोल नहीं है हमारी स्केचिंग ऑफ द कर्व में, तो इस एक गैर ज़रूरी गैर अहम चीज़ के ऊपर हम इतना टाइम क्यों सर्व करें, क्योंकि इंक्लाइंड असिम्प्टोट बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, चाहे वो पोलर फॉर्म में हो चाहे वो वर्टिकल। बेसिकली इन असिम्प्टोट्स पोलर और कार्टेशियन दोनों सिस्टम्स में फाइंड किए जा सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी जब हमने स्केचिंग की थी तो हमने असिम्प्टोट्स का वहाँ बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे आपके चूँकि कोर्स में थोड़ा बहुत जिक्र है, दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता रही हूँ। अदरवाइज मैंने आपसे कहा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप ये नहीं भी करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी स्केचिंग में, क्योंकि इससे आपकी स्केचिंग में कोई ख़ास हेल्प नहीं मिलती है। तो इंक्लाइंड, और अगर आपको करने का शौक भी आ रहा है तो फिर मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगी कि आप इंक्लाइंड असिम्प्टोट को बिल्कुल भी टच ना कीजिएगा। वर्टिकल निकलता है, हॉरिजॉन्टल निकलता है तो इट्स ओके, अदरवाइज इंक्लाइंड असिम्प्टोट की तरफ जाने की गलती करके अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। अब मेन चीज़ ये है कि आपने असिम्प्टोट्स फाइंड कैसे करने। देखिए आपकी किसी भी इक्वेशन, जैसे कि ये इक्वेशन इस वक्त आपके पास जनरल इक्वेशन है आपके कर्व की 3ay² इज इक्वल्स टू x² x माइनस ए, इसको ज़रा खोल लें, 3ay² इज इक्वल्स टू x³ माइनस x² ए। देखिए इस इक्वेशन में अगर आपने हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट्स निकालने तो उसका तरीक़ेकार मैं आपको यहाँ पे वर्बली बता देती हूँ कि उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपने इस इक्वेशन में से x के ऐसी टर्म्स जिनमें x की हाईएस्ट पावर इस वक्त इस्तेमाल हो रही है, तो ये 2 टर्म्स हैं जिसमें x इस्तेमाल हो रहा है, x वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इन दोनों टर्म्स में से कौन सी टर्म है जिसमें x की हाईएस्ट पावर इस्तेमाल हुई है,
वो टर्म आपके पास एक्स क्यूब है। उस टर्म को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उस टर्म के कोफिशिएंट को इक्वल्स टू 0 रखना है। देखिए इस वक्त इसका कोफिशिएंट 1 है, उसको इक्वल्स टू अगर आप 0 रखें, जो इक्वेशन बनती है दैट इक्वेशन इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। ये मैं हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट की बात कर रही हूँ, यानी कि वो असिम्प्टोट जो कि एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। सिमिलरली वर्टिकल असिम्प्टोट निकालने का तरीका ये है कि आपने अपनी इक्वेशन में जाना है और y से ऐसी टर्म्स जो कि y को इन्वॉल्व कर रही हैं उनको आइडेंटिफाई करने के बाद वो टर्म्स जो कि हाईएस्ट पावर ऑफ y को इन्वॉल्व करती हैं, जैसे कि इस वक्त एक ही इक्वेशन है जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक जो y को इन्वॉल्व करती है और हाईएस्ट पावर ऑफ y भी यहाँ पे 2 है। तो इसमें आपने इसके कोफिशिएंट को उठाना है और इक्वल्स टू 0 रखना है। अगर आप इसको इक्वल्स टू 0 रखते हैं, वहां से जो इक्वेशन आती है दैट इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल असिम्प्टोट। लेकिन ये इक्वेशन भी कोई जस्टिफाइड नहीं है, मतलब वैलिड इक्वेशन नहीं है, एंड 1 इज इक्वल्स टू 0 इज आल्सो नॉट वैलिड इक्वेशन। सो कोई वैलिड इक्वेशंस हमारे पास दोनों केसेस में नहीं आती हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट और वर्टिकल असिम्प्टोट की इक्वेशन चूंकि है एग्जिस्ट ही नहीं करती, दैट्स व्हाई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। और आपने इंक्लाइन की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, यहाँ पे आपने कह देना है नो असिम्प्टोट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई असिम्प्टोट जो है आपकी इस इक्वेशन का जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट हमारे पास आता है जी। द फोर्थ पॉइंट इज द रीजन इज व्हाट। देखिए आपकी जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट्स में से आपके मतलब ये इन्फिनिट प्लेन है बेसिकली। इस इन्फिनिट प्लेन को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है और आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसमें आपका कर्व लाई नहीं करता। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड या फोर्थ है। या दूसरे लफ्जों में वो कौन सा रीजन है जिसमें आपका कर्व जो प्रोहिबिटेड है, जिसमें आपका कर्व जस्टिफाई नहीं होता उसकी इक्वेशन, यानी कि उस रीजन के अगर आप कोऑर्डिनेट्स को उठाएं और अपने कर्व की इक्वेशन पुट करें तो आपका कर्व जो है वो जस्टिफाई नहीं करता। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपने रीजन निकालने के लिए आपने सिर्फ क्या करना है, आपने अपनी क्वेश्चन की ओरिजिनल इक्वेशन को पकड़ना है और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है ताकि हमें वहां से पता चल जाए कि जी x की इन वैल्यूज के लिए हमारा जो है ये वैल्यूज हमारी इक्वेशन को सूट नहीं करती हैं और y की ये वैल्यूज हमारी इक्वेशन को सूट नहीं करती। उसमें तरीके का जो मैं आपको जनरल तरीका बताऊंगी वो यही है कि आप इसमें से y को सेपरेट कर लें और बाकी तमाम टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों तरफ का। ठीक है, उसके बाद x स्क्वायर रूट में से बाहर आ जाता है और जो स्क्वायर रूट में बचता है वो सिर्फ और सिर्फ x माइनस a है। और यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करती चलूँ, 3ab अंडर रूट के अंदर है, बट a को हम यहाँ पे ओवरऑल कोई भी रियल नंबर है बट आप इसे पॉजिटिव रियल नंबर ही कंसिडर करें तो मेरे ख्याल से ये आपके इस क्वेश्चन की हेल्थ के लिए बेहतर होगा। ठीक है, मतलब इस चक्कर में ना पड़ें कि ए तो है तो बेसिकली क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं दी गई क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कि ये क्या है, बट आप इसे कोई भी रियल नंबर, बेहतर होगा कि अगर आप इसे कोई पॉजिटिव रियल नंबर कंसिडर करें। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये आपको बता रहा है कि देखें स्क्वायर रूट के अंदर की जो वैल्यू है ये हमेशा ये पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि हम इस वक्त रियल प्लेन में हमें स्पेशली स्पेसिफाई तो नहीं किया गया बट वी आर डिस्कसिंग द रियल प्लेन। तो रियल प्लेन में बैठे हुए हमारे पास कोई भी आंसर जो है y की वैल्यू x की रियल वैल्यूज के लिए y के आंसर्स भी हमारे पास रियल आने चाहिए। और अगर किसी सूरत आपके पास x माइनस a लेस देन 0 हो गया, नेगेटिव वैल्यू दे गया, तो फिर इस स्क्वायर रूट के अंदर इस नेगेटिव की वजह से आयोटा आने के चांसेस हैं। दैट्स वाई हमारे यहाँ पे जो पूरी कोशिश होगी ये हम अब ये इक्वेशन की वो शेप बन के हमारे सामने आ गई है जो यहाँ पे बहुत क्लियरली हमें बता रही है कि हमारे पास x क्या होना चाहिए, और ये वो बात है जो हमारे रीजन को आइडेंटिफाई करती है। अब इस इक्वेशन को देख के हमें यहाँ पे एटलीस्ट आइडिया हो गया है कि हमें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर x माइनस a जो है यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं कि दिस शुड बी पॉजिटिव और x को ग्रेटर देन a होना चाहिए। अगर x ग्रेटर देन a नहीं है, लेसर देन a है, जैसे कि इस सूरत में आ रहा था x लेसर देन a आ रहा था, तो ये वाली जो कंडीशन या सिचुएशन है ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आयोटा
को जनरेट करती है और ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है। दैट्स वाई x ग्रेटर देन a ही हर हाल में होना चाहिए। इक्वल टू a हो सकता है बट लेस देन a नहीं होना चाहिए किसी सूरत में, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है, इक्वल्स टू a हो सकता है x, बट आपके पास लेस देन a नहीं हो सकता। अच्छा जी, तो यहाँ से आपको एटलीस्ट ये पता चल गया है कि आपके पास अगर आप कहते हैं दिस इज द a पॉइंट a, x इज इक्वल टू a, यहाँ आता है ये a है, तो इस अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल बाउंड्री ड्रॉ कर लूँ जस्ट लाइक दिस, तो इसके लेफ्ट पे ये सारा एरिया अलाउ नहीं है, क्योंकि इस सारे एरिया में आप ये देखते हैं ये सारे एक्स एक्सिस के ऊपर x लेस देन a है, और ये आगे की तरफ अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे x ग्रेटर देन a है, और पीछे की तरफ जाएं तो ये पीछे की तरफ जाएं तो x लेस देन a है। तो लेस देन a वाली साइड पे आपका कर्व बिल्कुल भी नहीं है। आपके कर्व में x को हमेशा या तो a हो सकता है या a से ग्रेटर वैल्यू x की हो सकती है। इसका मतलब है ये वाला जो इस लाइन के राइट साइड पे जितना भी एरिया है ये आपका अलाउड एरिया, यहाँ पे आपकी स्केचिंग हो सकती है बट यहाँ स्केचिंग नहीं हो सकती। इसको मैं क्रॉस कर दूँ, ठीक है। एक लास्ट हमारी चेकिंग है, दैट इज द चेकिंग ऑफ द नेचर ऑफ द इंटरसेप्ट्स। ये जो आपने अभी इंटरसेप्ट्स फाइंड किए थे, इफ यू रिमेंबर, मैं आपको इंटरसेप्ट्स निकाल के दूं, आपने 2 इंटरसेप्ट्स निकाले थे। आपका कर्व एक ओरिजिन पे इंटरसेप्ट करता है ओरिजिन को, और दूसरा a,0, ये 2 इंटरसेप्ट्स आपने निकाले थे, एक्स और वाई इंटरसेप्ट जब आपने चेक किए थे। अब इंटरसेप्ट्स में से मैं आपको यहाँ पे एटलीस्ट ये बताती चलूँ, जैसे कि अभी आपने पीछे देखा, पीछे वाला जो हमने चेक लगाया रीजन में आपने देखा कि ये 0,0 ये आता है और a,0 ये पॉइंट है। अभी आपने कहा कि जब आपका x a है या a से ग्रेटर है तो वो एरिया आपका, वो रीजन जो है एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ, जैसे मैंने पीछे बाउंड्री ड्रॉ की है, अगर मैं यहाँ एक बाउंड्री ड्रॉ कर लूँ तो इसके पीछे, इस लाइन के पीछे का एरिया हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब है आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन आप बेसिकली कलेक्ट कर रहे हैं उन सारी इंफॉर्मेशन का इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि उन सारी इंफॉर्मेशन को ज्वाइन करके, कंबाइन करके आपने स्केचिंग करनी है। एक्चुअली में पहले हमने इंटरसेप्ट्स निकाले 1 और 2, दिस इज द फैक्ट, आपका कर्व इन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन उसके बाद रीजन बताता है कि इस एरिया में नहीं आना, जहाँ पे ओरिजिन है वहाँ पे आपने स्केचिंग नहीं करनी। इसका मतलब है कि अगर आप इस चीज़ को, रीजन वाले पॉइंट को, पॉइंट नंबर 4 रीजन को और इंटरसेप्ट वाले पॉइंट को, दोनों को कंबाइन करके जो कंबाइंड सोल्यूशन निकलता है, इसका मतलब है आपने सिर्फ इन दोनों इंटरसेप्ट्स में से सिर्फ एक इंटरसेप्ट एक्सेप्ट करना है, ये वाला इंटरसेप्ट आपका होगा, जबकि ये इंटरसेप्ट प्रोहिबिटेड एरिया में आने की वजह से इसको हम स्केचिंग में नहीं लेकर आएंगे। अब आपके 2 इंटरसेप्ट्स में से एक इंटरसेप्ट एक्सेप्टेबल है और एक इंटरसेप्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वाला हमने क्रॉस कर दिया और ये हमारा एक्सेप्टेबल है जी। तो वो इन्फॉर्मेशंस बेसिकली आप जो हर चेक को, जैसे अब हम 5वें चेक पे पहुंच चुके हैं, इससे पहले 4 पॉइंट्स हम चेक कर चुके हैं, इन तमाम पॉइंट्स से जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो आपने इकट्ठी करनी है, और जो इन्फॉर्मेशन आपस में क्लैश करती है वो आपने कलेक्ट नहीं करनी है, यानी कि तमाम इन्फॉर्मेशंस का इंटरसेक्शन, जो मैचिंग सिचुएशंस हैं उनको आपने लेना और स्केचिंग करनी है। जो जहाँ क्लैश आ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दो इन्फॉर्मेशन आपस में क्लैश करती हैं उनको आपने इग्नोर कर देना। इंटरसेक्शन लेने का, इंटरसेक्शन ऑफ द इन्फॉर्मेशन लेने का यही मतलब होता है कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशंस में जो कॉमन चीज़ें हैं वो आपने उठानी है और उनको आपने स्केच करना है। अब ये जो 5वां पॉइंट है, चेकिंग ऑफ द नेचर ऑफ द इंटरसेप्ट्स, जो आपने इंटरसेप्ट्स निकाले थे उसमें से 0, 0 यानी कि ओरिजिन जो इंटरसेप्ट आपका निकला था वो तो हमारा क्रॉस हो गया रीजन की वजह से, क्योंकि जिस रीजन में आपका ये इंटरसेप्ट ओरिजिन लाई करता है वो रीजन हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट्स वाई अब हमारे पास इंटरसेप्ट्स में से सिर्फ एक ही इंटरसेप्ट बचा जो कि a,0 है। जितने भी इंटरसेप्ट्स आपके पास बचते हैं आपने उन तमाम इंटरसेप्ट्स को लेना है और अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को उस पॉइंट पे शिफ्ट करना है। अच्छा, शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन का तरीका आपने इंटर लेवल पे पढ़ा होगा कि किस तरह से कोई किसी पॉइंट के ऊपर हम अपने कर्व के ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने वही वाला जो तरीका इंटर लेवल में पढ़ा है वही तरीका आपने उठाना है और यहाँ पे आपने शिफ्टिंग द ओरिजिन एट दिस इंटरसेप्ट at
a,0 a,0 पे आपने अपने इस कर्व में जो ओरिजिन है उसको शिफ्ट करना है a,0 पे। उसका तरीकेकार आपको पता होगा, x कोऑर्डिनेट को भी शिफ्ट करना होता है और y कोऑर्डिनेट को भी आपने शिफ्ट करना होता है। इसका तरीकेकार क्या होता है कि आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में जहां आपको स्मॉल y नज़र आ रहा है उस स्मॉल y को आप शिफ्ट करें इस नए इंटरसेप्ट के y पे। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आपका 0 है और x कोऑर्डिनेट आपका a है, और x कोऑर्डिनेट को शिफ्ट करना है आपने a के साथ, यानी कि नया जो x सिस्टम होगा वो आपका कैपिटल सिस्टम होगा। ओरिजिनल सिस्टम आप स्मॉल सिस्टम है आपका, ये स्मॉल एक्स वाई आपको नज़र आ रहा है, और जो नया आपका सिस्टम होगा शिफ्टेड सिस्टम, उसमें जो आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको आप कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करें। तो नए सिस्टम के एक्स वाई और पुराने सिस्टम के एक्स वाई में क्या डिफरेंस होगा? वो डिफरेंस आपके पास ये होगा कि नया सिस्टम जो है वाई सिस्टम शिफ्ट कर जाएगा, इतने डिग्री से शिफ्ट कर जाएगा। ये जो आपका इंटरसेप्ट पड़ा हुआ है इसका जो y कोऑर्डिनेट है उतनी डिग्री से शिफ्ट कर जाएगा। अब लकीली वो जो है 0 है, तो इसलिए नए सिस्टम में आपने ये y कोऑर्डिनेट ऐड कर देना है। तो पुराने सिस्टम को यानी कि यहाँ पे आपको इक्वल नहीं करना चाहिए, यू शुड राइट कि आप शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपका जो पुराने सिस्टम का y है उसको आप शिफ्ट करें नए सिस्टम में कैपिटल y सिस्टम में, और उसमें आप y में कैपिटल y में ये वाला ऑर्डिनेट ऐड कर लें। इसी तरह से x सिस्टम को नए कैपिटल सिस्टम में शिफ्ट करेंगे और इतने डिग्री आगे शिफ्ट करेंगे, यानी कि जो नया सिस्टम x सिस्टम होगा वो बेसिकली पुराने सिस्टम से कितना बड़ा होगा? a डिग्री बड़ा होगा। ठीक है, इसमें आप a को ऐड कर लें। तो होप्स हो कि ये शिफ्टिंग सिस्टम, शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन, ये आपने इंटर लेवल में ये टॉपिक पढ़ा हुआ है कि ट्रांसलेशन ऑफ द ओरिजिन, ट्रांसलेशन ऑफ द सिस्टम, आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम की ट्रांसलेशन में, और रोटेशन भी आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम ट्रांसलेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं। बेसिकली दिस इज द ट्रांसलेशन। आपका ओरिजिन अगर इनिशियल ओरिजिन अगर आपके पास 0 0 है तो आपका ओरिजिन शिफ्ट हो गया a,0 पे। ठीक है, अगर आप इसको a कहें, ये a है और a,0 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो आपका ट्रांसलेशन ऑफ द सिस्टम, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ इंटर में तो ये बिल्कुल उसी तरह का है। आपने क्या करना है? चेकिंग ऑफ द नेचर ऑफ द इंटरसेप्ट्स में आपने जितने इंटरसेप्ट्स निकाले उसमें जो एक्सेप्टेबल इंटरसेप्ट्स थे वो सिर्फ आपके पास ये इंटरसेप्ट एक्सेप्टेबल था। इस इंटरसेप्ट को आपने लेना है और अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में जाना है, वहाँ पे आपने एक्स और वाई सिस्टम को शिफ्ट करना है। इस पॉइंट की हवाले से आपने ट्रांसलेट करना है अपने ओरिजिन को इतने डिग्री, एक्स एक्सिस पे इतने डिग्री और वाई एक्सिस पे इतने डिग्री, यानी कि 0 डिग्री और एक्स एक्सिस पे a डिग्री आपने आगे ट्रांसलेट किया। तो ये जो नया सिस्टम बनता है इस नए सिस्टम को उठाएं और ओरिजिनल इक्वेशन में y की जगह ये नया y सिस्टम आप पुट कर दें और x की जगह आप ये नया x सिस्टम पुट कर दें। मल्टीप्लाई हो रहा है जी, x प्लस a माइनस a, तो ये आपके पास कैंसिलेशन हो जाएगी, ये आपके पास स्क्वायर होगा, ये आपके पास बनता है एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a कैपिटल x, बाहर आपके पास x है, ये 3a कैपिटल y स्क्वायर और 3a कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस a स्क्वायर x प्लस 2ax स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये जो शिफ्ट करने के बाद आपके पास नई इक्वेशन आई है, आपने इस इक्वेशन को देखना है। और बेसिकली ये हम क्यों कर रहे हैं? हमने अपने सिस्टम को ओरिजिनल इक्वेशन में अपने ओरिजिन को इस इंटरसेप्ट के पॉइंट के अकॉर्डिंग शिफ्ट क्यों किया? उसकी वजह ये है कि बेसिकली हमारा कर्व देखें, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये आपके पास इंटरसेप्ट है, आपका कर्व एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस पॉइंट में से ये पॉइंट अगर आपका a,0 इस तरफ लाई करता है तो इस पॉइंट में से आपका कर्व पास कर रहा है। बहुत से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें से आपका कर्व मोर देन 1 टाइम पास करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर तो आपका कर्व 1 टाइम पास कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो आपका कर्व ऐसे है। अगर आपका कर्व मोर देन 1 टाइम पास कर रहा है तो वो ऐसी शेप भी हो सकती है, जस्ट लाइक आपका कर्व
एक दफ़ा पास किया, जस्ट एक दफ़ा पास किया, और फिर जस्ट मैं इसे मिटाऊँ, और फिर वन टाइम, एक दफ़ा आपने वन टाइम पास कराया ऐसे, और फिर टू टाइम पास किया जस्ट लाइक, यानी कि एक दफ़ा पास करने के बाद आप देख रहे हैं कि दोबारा भी आपका कर्व वहाँ से पास किया। तो ये जो आपका पॉइंट है, ये रेड डॉट जो मैंने ड्रॉ किया है, इसमें से आप देख रहे हैं आपकी कर्व की एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। इस कर्व, इस पॉइंट में से आपका कर्व दो दफ़ा पास किया। तो देखिए ग्राफ में से वो पॉइंट्स जिनमें आपका कर्व टू टाइम पास करे, आपका कर्व थ्री टाइम भी पास कर सकता है, ठीक है। तो और इस तरह से वो पॉइंट थ्री टाइम भी पास कर सकता है, मोर देन थ्री टाइम भी कर सकता है, बट हमने मल्टीपल टाइम भी एक पॉइंट में से आपका कर्व पास करता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है, मतलब हम जिस लेवल की यहाँ पे स्टडी करते हैं वो आपका डबल पॉइंट है। एक कर्व जिस पॉइंट में से दो दफ़ा पास करता है उसे हम डबल पॉइंट कहते हैं। और डबल पॉइंट की ये जो चेकिंग ऑफ द ओरिजिन, ये जो आप इंटरसेप्ट्स को चेकिंग कर रहे हैं, आपने पहले अपने इंटरसेप्ट के ऊपर अपने ओरिजिन को शिफ्ट किया और उसके बाद उसकी चेकिंग, या आपने शिफ्ट क्यों किया, आपने सिर्फ ये देखने के लिए कि आपका वो पॉइंट कहीं डबल पॉइंट तो नहीं है। तो डबल पॉइंट की चेकिंग इस तरह से होती है, ठीक है। आपने जिस भी पॉइंट को चेक कर, जो आपके इंटरसेप्ट्स हैं, आपने उन्हें लेना है, उस पर अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के ओरिजिन को शिफ्ट करना है, और शिफ्ट करने के बाद आपको वो इक्वेशन की जो शेप बनेगी, वो शेप ऑफ द इक्वेशन आपको बताएगी कि ये पॉइंट जिस पे ये जो इंटरसेप्ट है, कहीं ये डबल पॉइंट तो नहीं है, इसमें से आपका कर्व दो दफ़ा पास तो नहीं कर रहा। और डबल पॉइंट को चेक करने का तरीक़ेकार ये होता है कि आपने वहाँ पे ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद उस इक्वेशन को ऑब्जर्व करना है। उस इक्वेशन में अगर आपको लीस्ट डिग्री टर्म, देखें इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 3 है, इसकी 1 है और इसकी भी 2 है। तो लीस्ट डिग्री टर्म इसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है और लीस्ट डिग्री इसमें 1 है। तो अगर लीस्ट डिग्री टर्म, यानी कि ये काम शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन के बाद, अगर आपकी इक्वेशन में लीस्ट डिग्री टर्म 2 डिग्री हो, यानी कि जो लीस्ट डिग्री टर्म है उसकी डिग्री को ऑब्जर्व किया जाए और वो डिग्री 2 निकले, तो फिर वो पॉइंट जिसके ऊपर आपने ये शिफ्टिंग की है वो पॉइंट आपका डबल पॉइंट होगा, यानी कि उसमें से आपका कर्व दो दफ़ा गुजरेगा। तो ये सारा प्रोसेस आपने करना है, शिफ्टिंग करनी है और शिफ्टिंग के बाद इक्वेशन खोलनी है और उसमें लीस्ट डिग्री टर्म को ऑब्जर्व करना है। अगर तो वो 2 डिग्री की है तो आपका कर्व जो है उस पॉइंट में से 2 टाइम्स पास करेगा और वो पॉइंट डबल पॉइंट होगा। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि आपका कर्व लीस्ट डिग्री टर्म 1 है, तो आपका कर्व 2 टाइम पास नहीं कर रहा। ये पॉइंट जो इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट, ये डबल पॉइंट नहीं है, इसमें से आपका कर्व सिर्फ 1 टाइम ही पास कर रहा है जी। तो अब तक की जितनी इंफॉर्मेशन है उसको मैं यहाँ पे सारा कलेक्ट कर लेती हूँ, कंबाइन कर लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कर्व सिमेट्री है अबाउट एक्स एक्सिस। सेकेंड नंबर पे जो आपने रिजल्ट निकाला था, इंटरसेप्ट्स निकाले थे, एक आपने इंटरसेप्ट निकाला था 0 0 और एक आपने इंटरसेप्ट निकाला था 1,0। तीसरे नंबर पे आपने ओरिजिन बनाया था और ओरिजिन में आपने कहा था कि आपके x को ग्रेटर देन इक्वल आपका x हो सकता है a से, और इससे हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि 0,0 को हम, जहाँ पे 0,0 ऐसे एरिया में लाई करता है, ऐसे रीजन में लाई करता है जो रीजन हमारे पास यहाँ पे अलाउड रीजन नहीं है। तो दैट्स वाई इन दो इंटरसेप्ट्स में से इस इंटरसेप्ट को हमने इग्नोर करने का सोचा था। चौथे पॉइंट में हमने क्या किया, चौथे पॉइंट में रीजन चेक किया और पांचवें पॉइंट में हमने ये देखा था कि हमने डबल पॉइंट्स के लिए चेक किया था कि क्या ये डबल पॉइंट है, ये आपका एक्स इंटरसेप्ट। तो हमने ये नतीजा निकाला, दिस इज नॉट द डबल पॉइंट, यानी कि हमारा कर्व इस पॉइंट में से 2 दफ़ा पास नहीं करता। अब चलते हैं जी फाइनल स्केचिंग की तरफ। फाइनल स्केचिंग है जी, ये मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करती हूँ, बिल्कुल इसी तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद हम चलते हैं, दिस पॉइंट इज 0,0 एंड दिस पॉइंट इज a,0 फॉर एग्जांपल। एंड अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूँ जो कि इस पॉइंट a,0 में से पास कर रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जस्ट ये है जी आपके पास a,0 और आपका कर्व
ये एरिया जिसको मैं रेड शेड करूंगी, दिस इज प्रोहिबिटेड एरिया, ये एरिया अलाउड एरिया नहीं है, क्योंकि इस सारे एरिया में आपका x लेस देन a है और लेस देन a एरिया अलाउड एरिया नहीं है, इसलिए मैंने इसको रेड से स्केच कर दिया है आपकी आसानी के लिए। अब आपका x जो है, हमने यहाँ पे जैसे कि कहा था ग्रेटर देन इक्वल्स टू a हो सकता है, और इस फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट में से आपके कर्व ने पास करना है। ठीक है जी, आपका कर्व पास करता है इस पॉइंट में से, ठीक है जी, आपका कर्व इस पॉइंट में से पास करता है। अब कर्व क्या, ये देखें जस्ट लाइक इस तरह का कर्व, ठीक है, क्योंकि आप जो इक्वेशन है, मैं आपके सामने इक्वेशन रख रही हूँ, ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, ठीक है, बल्कि इसमें जो हाईएस्ट डिग्री बनती है वो आपके पास डिग्री 3 है, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री इसकी 3 है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि इसमें ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, और 2 डिग्री की इक्वेशन होती तो हम कहते कि ये पैराबोला की इक्वेशन है, लेकिन इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो आपके पास इस वक्त 3 है, तो इसलिए ये ना पैराबोला है ना ये स्ट्रेट लाइन है, बस ये कर्व्ड फॉर्म है, जस्ट लाइक इसमें से इस पॉइंट में से आपका कर्व पास करे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आपने जस्ट लाइक ऐसे एक कर्व टाइप आपने स्केच किया है, तो एक्स एक्सिस के बिलो भी आप इसे एक ऐसा ही कर्व टाइप ही स्केच कर लेंगे, ठीक है। ये मैं अंदाजन आपको बता रही हूँ इन सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के बाद। तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी लाइन जो है ये बाउंड्री लाइन है, ये आपकी बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री के लेफ्ट पे आपने कुछ नहीं ड्रॉ करना और इसके राइट पे इसमें से इस पॉइंट में से भी आपका कर्व पास करेगा, और इसके राइट पे जस्ट ये आपका कर्व है, ठीक है। तो इस तरह की आपकी जो है अगर आप बुक में देखें तो वो जस्ट लाइक इस तरह की अच्छा जी, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं आपको पीछे लेके जाती हूँ, और जैसे मैंने कर्व आपको ऐसा लग रहा हो जैसे पैराबोला टाइप है, इसकी शेप कुछ इस तरह की है, अगर आप पीछे देखें बुक में कुछ इस तरह की शेप है, बस अंदाज़न अप्रॉक्सीमेट, यहाँ पे आपने एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे आप स्केच नहीं कर सकते, मैं आपको पहले बता दूँ। अप्रॉक्सीमेशन वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है उन सबको देखते हुए हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली कर्व ड्रॉ किया। अच्छा, ये जो मैंने शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन की थी, यहाँ से मैं एक और चीज़ बताती चलूँ, जिस पॉइंट के ऊपर आपने शिफ्ट किया है, आपका एक्स इंटरसेप्ट आपने 0,a निकाला और वहाँ पे आपने अपने ओरिजिन को शिफ्ट किया और फिर चेक किया कि क्या 0,0 से आपका कर्व 2 टाइम्स तो पास नहीं करता, तो वो पॉइंट हमारा लीस्ट डिग्री टर्म, चूँकि यहाँ पे डिग्री 1 है इसलिए हमारा लीस्ट डिग्री टर्म आपके पास ये है a²x, और इसकी डिग्री 1 है, दैट्स वाई a,0 हमारा डबल पॉइंट नहीं है, इसमें से कर्व आपने देखा जैसे 1 टाइम ही पास करता है। अच्छा, अगर इसी लीस्ट डिग्री टर्म को अगर आप उठा के इक्वल्स टू 0 रख दें, तो यहाँ से जो इक्वेशन बनती है वो x इज इक्वल्स टू 0 बनती है, और कैपिटल X को बाकी बैक सब्सटीट्यूट करेंगे, देखिए यहाँ पे स्मॉल ओरिजिनल सिस्टम में वापस कन्वर्ट करें, क्योंकि बिकॉज स्मॉल x जहाँ जहाँ था वहाँ मैंने कन्वर्जन की थी x+a की, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो वो स्मॉल x माइनस a, यहाँ पे बैक कन्वर्जन अगर मैं करूँ कैपिटल सिस्टम से स्मॉल सिस्टम में वापस जाऊँ, तो ये मेरे पास बनेगा x माइनस a इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू a। ये जो इक्वेशन निकली है इस इक्वेशन की खास अहमियत है, और ये इक्वेशन किसकी है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा, डबल पॉइंट हम उसको भी कहते हैं, ना सिर्फ ये कि वो पॉइंट जिसमें से कर्व आपका जस्ट लाइक कर्व आपका 2 दफ़ा पास किया, उस पॉइंट को भी डबल पॉइंट कहते हैं। और दूसरा टेक्निकल टर्म में ये भी समझ लें, जिस पॉइंट पे आपके पास कर्व के 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाएं। देखिए नॉर्मली एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होता है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगा, ठीक है, ये पॉइंट अगर P पॉइंट है इस पे एक ही टेंजेंट है, लेकिन अगर किसी पॉइंट पे 2 टेंजेंट्स आपके पास हो तो वो पॉइंट डबल पॉइंट कहलाता है। वो 2 टेंजेंट्स किस तरह से होंगे वो मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए, जैसे ये कर्व है, इसकी 2 ब्रांचेस हैं, इसकी पहली ब्रांच गुजर रही है फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से, इस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपका टेंजेंट ड्रॉ होगा ऐसे, ठीक है, या आपने टेंजेंट में कोशिश तो की है मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की, और अब आप इसकी इसी पॉइंट में से दूसरी ब्रांच को पास करें। ये देखिए ये पॉइंट आपका P पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट आपका, जैसे मैं रेड डॉट से ड्रॉ कर देती हूँ, रेड डॉट लगा देती हूँ, ये पॉइंट, इस पॉइंट में से आपकी कर्व की 2 ब्रांचेस पास की हैं। तो एक तो टेंजेंट T1 आपने ये ड्रॉ किया, लेकिन जब आपने ये ब्रांच ड्रॉ की है, ये वाली ब्रांच, दूसरी ब्रांच ड्रॉ की है यहाँ से, ठीक है, तो इसका भी तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट का टेंजेंट एक नया टेंजेंट बनता है जी। मैं आपको कलर चेंज कर दूँ
ताकि आपको पता चले। अब नया टेंजेंट जो इसका बनता है वो बनता है जी ये, ठीक है, एक ब्लैक। तो मैं आपसे ये बात कर रही थी कि इस तरह से इस पॉइंट से 2 दफ़ा आपके पास किया, एक इस पॉइंट से। तो ये 2 ब्रांचेस को मैं अलग अलग डिस्कस करने की कोशिश करी थी। एक ब्रांच ये है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट में से पास की, तो इसका टेंजेंट बनेगा आपके पास ये, जस्ट इसका टेंजेंट आपके पास बनेगा इस पॉइंट में से जस्ट ये टेंजेंट है, ठीक है। और जब इसकी दूसरी ब्रांच भी इसी पॉइंट में से पास करती है, ठीक है, तो इसका अब जो टेंजेंट बनेगा जी वो बनेगा ये टेंजेंट, ठीक है जी। तो एक ही पॉइंट पे पहली ब्रांच की रिस्पेक्ट से टेंजेंट कोई और दूसरी ब्रांच की रिस्पेक्ट से टेंजेंट कोई और, ये T1 टेंजेंट और ये T2 टेंजेंट, यानी कि एक पॉइंट जब कर्व आपका एक पॉइंट में से 2 दफ़ा पास करता है तो फिर डेफिनेटली हर ब्रांच की रिस्पेक्ट से उसका एक टेंजेंट ड्रॉ होता है। तो अगर 2 दफ़ा पास किया तो दोनों ब्रांचेस की रिस्पेक्ट से उसके 2 टेंजेंट्स होंगे। अगर 3 दफ़ा पास करता है तो 3 ब्रांचेस की रिस्पेक्ट से उसके 3 टेंजेंट्स होंगे। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने जब कन्वर्जन की थी, शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन की थी, तो उसमें लीस्ट डिग्री टर्म आपकी 1 डिग्री थी। बहरहाल यहाँ पे तो डबल पॉइंट नहीं निकला। अगर डबल पॉइंट निकलता तो फिर वहां से टेंजेंट भी 2 होते उस पॉइंट के ऊपर और कर्व भी आपका 2 दफ़ा पास करता, लेकिन यहाँ पे कर्व आपका सिर्फ 1 टाइम पास कर रहा है। और जो लीस्ट डिग्री टर्म है जिसको मैंने इक्वल टू 0 रखा और बैक सब्सटीट्यूट किया ओरिजिनल स्मॉल सिस्टम में, तो वहां से जो इक्वेशन आती है x इज इक्वल टू a, ये इक्वेशन आपके उस पॉइंट जिस पॉइंट पे आपने शिफ्टिंग की है और जो पॉइंट आपका a,0 है जिस पे आपने ओरिजिन को शिफ्ट किया है, ये उस पॉइंट के ऊपर आपके कर्व के का जो टेंजेंट है, हर पॉइंट पे कर्व के हर पॉइंट पे टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर जो आपका टेंजेंट है, कर्व का टेंजेंट है, ये उसकी इक्वेशन है। तो ये जैसे कि मैंने ऐसी फिगर आपकी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ऐसी शेप बनती है जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर वैसे ही एक्स एक्सिस के बिलो, और ये मैंने आपको बना के दी है सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट a,0 और इसके बैक पे ये कर्व जो है वो प्रोहिबिटेड है। अगर इस लाइन की बात करें तो इस लाइन की जो इक्वेशन बनती है वो x इज इक्वल टू a बनती है और यही लाइन जो है आपके इस कर्व का टेंजेंट है इस पॉइंट पे a,0 पे, जिसकी इक्वेशन मैंने आपको पीछे इक्वेशन से निकाल के दी है, कन्वर्जन इक्वेशन से निकाल के दी है। सो दिस इज फाइनल शेप, ये फाइनल शेप है जो कि आपने स्केच की इतनी तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद।